नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए फूड एंड न्यूट्रिशन में अतिसार में कौन सा आहार दिया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो, एक ही वीडियो में सारा कंटेंट, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे पॉइंट को मैंने इस वीडियो में रखा है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो हमारा क्या है, अतिसार में आहार, यानी जो डायरिया होता है, डायरिया में कौन से आहार दिए जाते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, आप दोनों में अंतर भी समझ लीजिए। एक अतिसार होता है और दूसरा पेचिश होता है। अतिसार में क्या होता है कि जो मल होता है वो मल जो है आकारहीन होता है, और मल जो होता है आकारहीन होता है, और जबकि जो हमारा पेचिश होता है वो मल के साथ रक्त और श्लेष्मा भी निकलने लगता है। यानी जो पेचिश होती है इसमें रक्त और श्लेष्मा जो होते हैं वो भी निकलने लगते हैं, जबकि जो डायरिया होता है ये पतले होते हैं और आकारहीन होते हैं। इसी को हम डायरिया कहते हैं। और ये जो रोग होता है यह एक संक्रामक रोग होता है। संक्रामक का मतलब जो दूषित भोजन से, दूषित जल से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने लगता है, एक से संपर्क से दूसरे के संपर्क से होने लगता है, यानी आपसी संपर्क से होने लगता है, इसी को ही संक्रामक रोग कहते हैं। तो ये जो अतिसार रोग होता है यह एक संक्रामक रोग होता है, जो दूषित भोजन और दूषित जल से होने वाला रोग है। और ये पुरुषों यानी बड़ों की अपेक्षा बच्चों में अधिक पाया जाता है। खास करके 3 साल तक के बच्चों में डायरिया की केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और यदि इसका समय रहते इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की बच्चे की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे अंदर जो पोटेशियम होता है और इसके साथ साथ जो सोडियम होता है, इसकी शरीर में कमी होती जाती है, जिससे यदि और पानी की कमी होती जाती है, यदि इसको सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये ज्यादातर गर्मियों में और या बरसात के समय ये डायरिया के केसेस बच्चों में ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, और ये है पाचन संबंधी रोग, यानी हमारे आंत को प्रभावित करने वाला रोग है। पाचन संबंधी रोग यानी हमारा जो भोजन होता है, जो हम खाते हैं, वो हमारा पचता नहीं है। ऐसा वो जो है लूज मोशन यानी हमारे डायरिया के मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपको दो बातें समझ में आ गई होगी, डायरिया क्या है और पेचिस क्या है। ये डायरिया दोनों ही पाचन संबंधी रोग होते हैं। एक जानिए, डायरिया में आपका पतले दस्त होते हैं जो आकारहीन होते हैं, जबकि जो पेचिस होता है, ये पेचिस जो है ये पतले दस्त के साथ साथ इसमें ब्लड भी जाने लगता है मल के साथ, और उसके साथ साथ श्लेष्मा जो होती हैं वो भी निकलने लगती हैं, पतली से होती है, रेसे जैसी होती हैं, ये भी शरीर से निकलने लगती है, जो बहुत ही जो होता है नुकसान मतलब बहुत ही शरीर को हार्मफुल फैलाते हैं। बहुत ही कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर को बहुत ही कमजोर कर देते हैं पेचिस। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पहला कि कौन सा अतिसार कैसा रोग है, एक संक्रामक रोग है, किससे होता है, दूषित भोजन और जल से होता है, किसको कौन सा ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित होता है, बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, हमारे शरीर के किस अंग को ये प्रभावित करता है, हमारे पाचन संस्थान को ये प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से क्वेश्चन पता चल गया। अब देखिए, जो ये डायरिया होता है, ये डायरिया कई कारणों से होता है। जैसे कुछ शारीरिक कारण में होता है, कभी कभी जो है कुछ उल्टा सीधा या बासी भोजन खा लेने से, दूषित भोजन खा लेने से, खुले भोजन को खा लेने से, जल्दी जल्दी खा लेने से। ठीक है, तो ये, और कभी कभी क्या होता है कि मानसिक रूप से हो जाते हैं। तो शारीरिक रूप से हो गए आपके, मानसिक रूप से में होते हैं, जैसे हमें इंटरव्यू देने जाना है तो उस समय मानसिक प्रेशर ज्यादा होता है, मानसिक प्रेशर की वजह से लूज मोशन शुरू हो जाता है। और दूसरा कारण होता है पेपर देने जाना है, या कोई मानसिक चिंता है, या कोई मानसिक दबाव किसी भी चीज का है, तो उस समय भी लूज मोशन शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारा कारण होता है अतिसार का, ये शारीरिक कारण यानी कुछ होता है, और मानसिक कारण भी होता है। मैंने शारीरिक आपको बता दिया, दूषित भोजन, दूषित लेने से, बासी भोजन लेने से, ठीक है, और खुले हुए सही तरीके से ना पके होने से, कच्चा होने से, इन सब स्थितियों में यदि हम भोजन उसको खाते हैं तो हमारे शरीर को यह प्रभावित करता है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि कैसा कैसा भोजन
लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यदि अतिसार है तो सबसे पहले हमें जो भोजन है वो तरल भोजन होना चाहिए, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, हमारे आंतों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ऐसे ही को हम तरल पदार्थ इसमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए। यानी इसमें जैसे जूस, जैसे फटे दूध का पानी हुआ, चावल का धुला हुआ पानी हुआ, या सब्जियों का सूप हुआ जिसमें रेशे ना हो, और या जो है इस तरह की चीज़ों को देने से उनके जो है पोषक तत्व मिलते रहेंगे और हमारी आंतों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। और यदि ठोस भोजन दे रहे हैं तो वो ठोस भोजन बहुत मुलायम होना चाहिए, हमारे आंतों को ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसीलिए यदि हम ठोस भोजन दे रहे हैं तो मुलायम होना चाहिए। जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी देते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, आसानी से वो पच जाता है। तो ये चीज़ें हैं, नहीं हमें तरल पदार्थ भी दे सकते हैं और ठोस भी, लेकिन ज़्यादातर जो होता है तरल पदार्थ ही देने चाहिए। और नेक्स्ट हमारा आता है, रोगी को दही दे सकते हैं, मूंग की दाल दे सकते हैं, खिचड़ी अभी मैंने बताया, फटे दूध का पानी दे सकते हैं, पका हुआ केला दे सकते हैं, और पानी मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे फटे दूध का पानी, चावल के धोवन का पानी, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को दे करके उनको हेल्दी बनाया जा सकता है, उनके जो है रोगों में सुधार किया जा सकता है। तो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पता चल गया, तरल आहार, ठोस भोजन, और तीसरा है ये चीज़ें हम दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा ORS। ORS क्या होता है? तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट कहते हैं, जिसे हम जीवन रक्षक घोल भी कहा सकते हैं। यानी जब हमारे शरीर में अतिसार में, क्योंकि इस समय लूज मोशन ज़्यादा होता है, तो इस समय शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है, और पानी के साथ साथ पोटेशियम की कमी, सोडियम की कमी, यानी नमक की भी कमी हमारे शरीर में हो जाती है। तो इन सब की पूर्ति को करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट कहते हैं। और ये पाउच होती है जो पानी में घोल करके बच्चे को पिलाया जाता है, और धीरे धीरे उनके अंदर जैसे जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम की पूर्ति होती जाती है, वैसे वैसे ये अतिसार से मुक्ति पाते जाते हैं। ये आप याद रखना कि शरीर में पानी की कमी से क्या, कौन सा घोल देते हैं? ORS घोल देते हैं। इसका और क्या नाम है? जीवन रक्षक घोल है। निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण का मतलब शरीर में पानी की कमी होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। तो निर्जलीकरण की स्थिति में ORS का घोल या जीवन रक्षक घोल दिया जाता है। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट हम आप आते हैं यहाँ पे कि क्या क्या पोषक तत्व तो इसमें दिए जा सकते हैं जो उनके रोग के लिए अच्छे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि इस समय शरीर बहुत कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि इस समय हमारे जो चीजें होती है वो शरीर से बाहर निकलती जाती है, पोषक तत्व भी निकलते जाते हैं। तो इसमें कैलोरी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए, और विटामिन देना चाहिए। विटामिन में जो है विटामिन जो कभी कभी जो है विटामिन ए की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि यदि विटामिन ए की कमी शरीर में रहती है तो उस स्थिति में भी लूज मोशन या डायरिया की हो, यानी हमारे पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी डायरिया हो जाता है, और अधिकता की वजह से भी डायरिया हो जाता है। तो ये भी आप याद रखना कि इसमें कमी की वजह से भी डायरिया हो जाता है और अधिकता की वजह से हो जाता है। देखिए विटामिन ए की कमी से होता है, इसके साथ साथ जब बच्चे माँ का दूध छोड़ते हैं उस स्थिति में भी डायरिया हो जाता है। और यदि हम गर्म देश से ठंडे देश की तरफ जा रहे हैं, ठंडे प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, तो उस समय लूज मोशन हो जाता है। तो ये भी जान लिए, इसमें मिर्च मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए और तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने भी आपको बता दिया। अभी वर्जित में चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में, पहले इसी पे चल रहे थे हम। तो कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन ए की मात्रा पूरी होनी चाहिए। खनिज लवण में आयरन, फोलिक एसिड, यानी इसमें आयरन की हो, क्योंकि शरीर एकदम थका सा हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है लूज मोशन में, तो इन सब चीजों की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। वर्जित कौन सा पोषक तत्व है आपका? एक वसा है
और एक आपका रेशेदार पदार्थ है, एक वसा है और एक रेशेदार पदार्थ है। इन दोनों को डायरिया या पेचिस में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आंतों को और साफ रखने का काम करते हैं। यदि इनको हम देंगे तो लूज मोशन और ज्यादा, क्योंकि हमारा फाइबर होता है जिससे आंत को साफ रखने का काम करता है, और जो वसा होता है इसको पचाने में अधिक समय लगता है, जिससे हमारे आंतों पर जोर पड़ता है। इसीलिए वसा और रेशेदार पदार्थ को नहीं देना चाहिए। तो ये चीजें हो गई वर्जित में। मैंने बताया हरी पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें रेशे अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए नहीं देना चाहिए। रेशे वाले पदार्थ जैसे आपका शकरकंद हुआ और अन्य चीजें हुई जिसमें फाइबर पाए जाते हैं, फल हुए, फल जो होते हैं जिसमें रेशे अधिक पाए जाते हैं, इनको हम नहीं देना चाहिए इसमें। कि इससे तला हुआ भोजन देना चाहिए, तला हुआ भोजन नहीं देना चाहिए, और बीज वाले फल नहीं देने चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। मिर्च मसाले भी नहीं देने चाहिए, और दूध भी इसमें वर्जित होता है। देखिए आपने डॉक्टर जब डायरिया हो जाता है तुरंत बच्चे को मना करते हैं दूध, क्योंकि ये दूध जो है पहली बात तो जल्दी दूषित भी होता है गर्मियों के समय में, और इसके साथ साथ इनको पचाने में हमारे आंत को अधिक मेहनत करना पड़ता है, और इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए दूध को मना किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया एक ही वीडियो में क्या वर्जित है, क्या खाना चाहिए, कैसा रोग है, क्या इसमें ध्यान देने वाले हैं। मैंने इसी एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया। इससे ज्यादा आपको कहीं किसी तरीके से इससे संबंधित टॉपिक नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपका छूट रहा है कि जब मल जो होता है झाग युक्त होता है, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, जब मल जो होता है झाग युक्त होता है तो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में गड़बड़ी है, इस वजह से होता है। यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन संबंधी समस्या है, और यदि हमारा भोजन जो हमारा मल है वो दुर्गंध युक्त है, यानी उसमें दुर्गंध बहुत ज्यादा है, तो प्रोटीन की पाचन की गड़बड़ी है, यानी प्रोटीन का पाचन सही तरीके से नहीं है, इसीलिए मल जो है दुर्गंध युक्त है। और जब हमारा झाग अधिक दे तो कार्बोहाइड्रेट की गड़बड़ी है। और तीसरा, जब मिट्टी के रंग का आए, तीन बातें, जब मिट्टी के रंग का आए जो मल होता है तो हमारी वसा के पाचन में गड़बड़ी है। तीन बातें याद रखना, झाग युक्त हो तो कार्बोहाइड्रेट की गड़बड़ी, और दुर्गंध युक्त हो तो प्रोटीन की गड़बड़ी, और मिट्टी जैसा रंग हो तो क्या होता है मल, तो ये हमारी वसा की गड़बड़ी की वजह से इस तरीके से होते हैं। इससे डॉक्टर देखिए तुरंत पता करते हैं कि मल कैसे हो रहा है, दुर्गंध युक्त है कि झाग युक्त है कि मिट्टी जैसा है, इसी से वो पता लगा देते हैं किस पोषक तत्व की कमी से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब ये चीजें आपको मैंने बता दिया, और इसमें एक चीज और छूट रहा है आपका, कभी कभी किसी चीज की एलर्जी की वजह से भी डायरिया हो जाता है, ठीक है। किसकी एलर्जी की वजह से भी डायरिया हो जाता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि से अतिक्रिया ज्यादा इससे मात्रा में निकलने लगता है, उस स्थिति में होता है। एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं इसकी कमी यानी सही डिसबैलेंस होता है, उस समय भी डायरिया हो जाता है। तो एक ही कारण नहीं होता है डायरिया के, डायरिया कई कारणों से हो सकता है, शारीरिक कारण से, मानसिक कारण से, पोषक तत्वों की कमी की वजह से, पोषक तत्वों की अधिकता की वजह से, एलर्जी की वजह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से, पानी के चेंज होने की वजह से, दूषित भोजन खाने की वजह से, तो कई कारण से हमारा जो डायरिया होता है। तो मैंने आपको एक ही वीडियो में सारी बातें बताने की कोशिश की। तो आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। आपका एक कमेंट ही हमें एनर्जेटिक बना देता है, और भी आगे मेहनत करने का समय देता है कि हमें और मेहनत करना है, आप लोगों को और अच्छा कंटेंट देना है, जिससे आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें। चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो सब जगह के लिए आपके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कमेंट करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा।